नमस्कार। आज हम भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी की उस बड़ी और उलझी हुई तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ एक मल्टी बिलियन डॉलर फाइटर जेट डील में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया है, तो दूसरी तरफ अपने ही हथियारों को अपग्रेड करने और दुनिया में नई पार्टनरशिप बनाने पर भी जोर है। तो चलिए एक एक करके इन सभी डेवलपमेंट्स को देखते हैं जो दुनिया के मंच पर भारत की मिलिट्री पावर को एक नया आकार दे रही हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जिसने भारत के अगली पीढ़ी के फाइटर जेट्स की दौड़ में हलचल मचा दी है। एक ऐसी डील जिसे कई लोग लगभग तय मान चुके थे, उसमें एक नया मोड़ आ गया है। तो हुआ यह है कि जब सब मानकर चल रहे थे कि फ्रांस के साथ एक बड़ी डील लगभग फाइनल है, ठीक उसी वक्त स्वीडन की कंपनी साब ने अपने ग्रिपेन ई जेट के साथ एक बहुत ही दमदार लास्ट मिनट ऑफर पेश कर दिया है। अब देखिए, साब का जो ये प्रपोजल है ना, वो सिर्फ जेट बेचने का नहीं है। वो इसे कह रहे हैं अब तक का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ये एक ऐसा वादा है जो भारत की अपनी एरोस्पेस इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल सकता है। ये जो पूरी पेशकश है, ये सीधे सीधे मेक इन इंडिया को ध्यान में रखकर बनाई गई है। मतलब साब सिर्फ प्लेन नहीं बेच रहा, वो तो भारत में ही एक पूरा का पूरा एरोस्पेस इकोसिस्टम बनाने की बात कर रहा है, डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन और मेंटेनेंस तक। और सबसे खास बात, ग्रिपेन ई में वही इंजन यूज होता है जो भारत के अपने तेजस मार्क II फाइटर में लगेगा। इससे एक डायरेक्ट इंडस्ट्रियल सिनर्जी बनती है और 300 से ज्यादा लोकल कंपनियां इस सप्लाई चेन का हिस्सा बनेंगी। अब बात यहीं खत्म नहीं होती साहब, एक बहुत बड़ा वादा भी कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के ठीक 3 साल के अंदर भारत में बना पहला फाइटर जेट डिलीवर हो जाएगा। ये स्पीड एयरफोर्स को मॉडर्न बनाने की जो तत्काल जरूरत है, उसे सीधे तौर पर पूरा करती है। तो आखिर स्वीडन का ये जबरदस्त ऑफर किसके मुकाबले में आया है? इसका जवाब छिपा है भारत और फ्रांस के बीच जो गहरे और पुराने रक्षा संबंध है उसमें, और एक ऐसी डील में जो बस फाइनल अप्रूवल के दरवाजे पर खड़ी थी। फ्रांस के साथ 114, जी हां, 114 अत्याधुनिक राफेल फाइटर जेट्स का सौदा है, जिस पर सालों से काम चल रहा था और जो अब अपने फाइनल स्टेज में है। लेकिन यह सौदा सिर्फ जेट्स तक ही सीमित नहीं है। भारत फ्रांस से बड़ी तादाद में स्कैल्प क्रूज मिसाइलें भी खरीदने की तैयारी में है। ये वो डीप स्ट्राइक हथियार हैं जो दुश्मन के इलाके में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर अपने टारगेट को तबाह कर सकते हैं। तो इससे ये साफ हो जाता है कि फ्रांस का जो प्रपोजल है वो सिर्फ एक खरीद फरोख्त नहीं है, ये एक पूरे कॉम्बैट पैकेज में इन्वेस्टमेंट है। एक आजमाया हुआ फाइटर जेट, बेहद घातक हथियार और भविष्य की नेक्स्ट जेन वेपन टेक्नोलॉजी तक पहुंच का एक रास्ता। और यहीं पर भारत के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। एक तरफ स्वीडन का ऑफर है जो जबरदस्त टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ आत्मनिर्भरता का वादा कर रहा है। दूसरी तरफ फ्रांस का ऑप्शन है जो एक भरोसेमंद पावरफुल प्लेटफॉर्म देता है, जो पहले से ही एयरफोर्स का हिस्सा है और साथ में एक एडवांस्ड वेपन पैकेज भी। तो ये चॉइस नया बनाने और जो है उसे और मजबूत करने के बीच है। लेकिन बात सिर्फ बाहर से खरीदने की नहीं है। इसके साथ साथ भारत अपने मौजूदा हथियारों को भी और पावरफुल बनाने में लगा हुआ है। और इस कोशिश का सबसे बड़ा हिस्सा है सुपर सुखोई प्रोग्राम। Su-30 MKI फाइटर जेट्स हमारी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी हैं और अब उन्हें जल्द ही एक बड़ा अपग्रेड मिलने वाला है ताकि वो आने वाले दशकों में भी अपनी मारक क्षमता बनाए रखें। इस बड़े प्रोग्राम के पहले फेज में इनमें से 84 विमानों को पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा। उन्हें नए रडार, एवियोनिक्स और नए वेपन सिस्टम्स से लैस किया जाएगा। और देखें, ताकत सिर्फ हवा में ही नहीं बढ़ाई जा रही है, मिसाइल्स की दुनिया में भी एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है, खास तौर पर हमारी अपनी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल निर्भय की रेंज को और बढ़ाने पर। टारगेट है निर्भय मिसाइल की रेंज को 2500 किलोमीटर तक ले जाना। अब सोचिए, ये उसकी अभी की कैपेबिलिटी से कितनी बड़ी छलांग है। इससे भारत को ये ताकत मिलेगी कि वो सुरक्षित दूरी से ही दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर तक निशाना लगा सके। तो ये जो पूरी डिफेंस स्ट्रैटेजी है, ये सिर्फ खरीदने और बनाने तक ही सीमित नहीं है। इसका एक तीसरा और बहुत ज़रूरी हिस्सा है पार्टनरशिप बनाना। भारत दुनिया भर में अपने मिलिट्री संबंधों को एक्टिवली मजबूत कर रहा है। इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे पड़ोसी देश। जैसे हाल ही में नेपाल को 50 से ज्यादा मिलिट्री गाड़ियां दी गईं और म्यांमार में एक वेपन ट्रेनिंग सिमुलेटर लगाया गया। ये कदम क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने की एक ठोस कोशिश का हिस्सा हैं। अब पड़ोस से थोड़ा आगे बढ़ें तो भारत ग्रीस के साथ एक 5 साल का रोड मैप बना रहा है।
इसका मकसद डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है, जिससे दोनों देशों के लिए नए बाजार और टेक्नोलॉजी के मौके खुल सकते हैं। और शायद सबसे बड़ी डिप्लोमैटिक डेवलपमेंट्स में से एक है कनाडा के साथ रिश्तों में आई नई गर्मी। कुछ तनाव के बाद अब दोनों देश सिक्योरिटी और कानून व्यवस्था के मामलों में सहयोग को और बेहतर बनाने पर राजी हुए हैं। ये जो नया फ्रेमवर्क है ना, ये इंटरनेशनल खतरों से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। मतलब अब दोनों देश हाई लेवल पर एक साथ मिलकर एक नेशनल सिक्योरिटी प्लान पर काम करेंगे, खास ऑफिसर नियुक्त करेंगे और ड्रग ट्रैफिकिंग से लेकर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और साइबर सिक्योरिटी तक हर मुद्दे पर इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। तो आखिर में ये सारी डेवलपमेंट्स मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड डिफेंस स्ट्रैटेजी की तस्वीर बनाती हैं। भारत किसी एक रास्ते पर चलकर अपनी सारी उम्मीदें नहीं लगा रहा है, और ये हमें इस उभरती हुई ग्लोबल पावर के लिए एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। भविष्य की ताकत कैसे हासिल होगी? दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी खरीदकर, अपनी खुद की क्षमताएं जमीन से बनाकर, या फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक मजबूत नेटवर्क बनाकर? और शायद इसका जवाब इन तीनों के एक बहुत ही सोचे समझे बैलेंस में छिपा है।